हेलो दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बेसिकली यूपीएससी 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो के पहले तक हमने 60 क्वेश्चंस तक कर लिया था। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मान लीजिए ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन अगर आप बेसिकली आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो आप उसे लॉजिकल गेसिंग से स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करके आप कैसे पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं। क्योंकि नो डाउट आप 10 साल से पढ़ रहे हो या फिर 20 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन 40 मैक्सिमम 40 क्वेश्चन, ठीक है, 35-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर आपको शॉर्ट शॉर्ट पता होगा। बाकी आपको इंटेलिजेंट गैसिंग, लॉजिकल गैसिंग बोलिए या फिर स्मार्ट ट्रिक्स बोलिए, उसे लगा करके ही पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग डील करेंगे। मैंने आपको बताया था पहले सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट ये सब जो हम लोग डील कर रहे थे कि यूपीएससी में अगर 100 क्वेश्चन आता है तो ऐसा कितना क्वेश्चन होगा जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट होंगे। तो ऐसा हार्डली आप देखेंगे कि 6-7-8 क्वेश्चन होगा जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट होते हैं। मतलब इतना आप बैक ऑफ द ब्रेन में, अपने बैक ऑफ द माइंड में ये सोच करके चलिएगा कि जितना क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, देखिए, ऑल ऑफ दी अबव या फिर ये सब जो आप बेसिकली मार्क करते हैं कि इसका सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट है, तो आप देखेंगे वो भी आप बेसिकली साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में यूज करते हैं या फिर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में बेसिकली होता है कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स का राइट होने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। इसका मतलब कि बाकी के जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप बैक ऑफ द माइंड में अपना रखिएगा, ठीक है। फिर जनरल स्टेटमेंट्स आपको पता ही है, जैसे जनरल वर्ड्स हो गए, अगर मैं कहूँ तो कैन, मे, ये सब का राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। अगर स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, ओनली, ऑल, ठीक है, जैसे यूपीएससी का आदत है स्ट्रीटली वर्ड, इनॉर्मसली वर्ड, एकदम कंसिस्टेंटली ऐसा हो रहा है, कंसिस्टेंटली डाउनफॉल हो रहा है, तो ये सब बेसिकली रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। यूपीएससी में ये जनरली आप देखेंगे कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो यूपीएससी ने हमेशा उसे गलत माना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली 61 क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। कि बेसिकली पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब गवर्नमेंट अगर कुछ पैसा खर्च कर रही है तो इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो बेसिकली कुछ एसेट्स बनाएंगे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर में कुछ लाइबिलिटी नहीं हो, बेसिकली कुछ एसेट्स क्रिएट करें, कहने का ये मतलब है। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, एक तो एक्सट्रीम वर्ड्स दे दिया, ऑल क्रॉप्स, प्लस दूसरा एमएसपी। एमएसपी गवर्नमेंट बेसिकली देती है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एमएसपी देकर के गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। एमएसपी अगर आप पढ़ेंगे, ऐसे भी एमएसपी, पीडीएस, ये सब जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, एनएफएसए एक्ट 2013 का है शायद, उसे भी आपको पढ़ना चाहिए। तो एमएसपी गवर्नमेंट हर कमोडिटीज पे नहीं देती है। 23 क्रॉप्स है जिसके ऊपर एमएसपी मिलता है, जिसमें 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स है, 7 सेरल्स है। आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो लिस्ट देखना जरूरी है कि किस किस क्रॉप्स के ऊपर में एमएसपी गवर्नमेंट देती है और किस किस क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी गवर्नमेंट नहीं देती है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप एनएफएसए एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें भी गवर्नमेंट जो एमएसपी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, और कोई भी आप अपने मनपसंद का एक पल्सेस चुन मतलब चॉइस कर लेते हैं तो 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो वहां पे भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा है, वो भी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे ही पहला स्टेटमेंट आप एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, तो ए गया, बी गया, डी गया, डायरेक्टली आप आंसर पे पहुंच जाएंगे सी। 2, 3 एंड 6 इज द आंसर। पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं गो थ्रू करने के लिए कि क्या कहीं कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिल जाए जो शायद राइट हो, ठीक है। अगर आप दूसरा पढ़ेंगे कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, अगर पैक्स को, अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को हम लोग कंप्यूटराइज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट कोई भी चीज को अगर हम लोग डिजिटाइजेशन करते हैं तो नॉर्मल सी बात है वो एसेट्स क्रिएट करने के बराबर ही है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली फिर बेटर तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर का बेनिफिट पहुंचा सकते हैं टू द फार्मर्स, ठीक है। तो सेकंड राइट है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये भी होगा कि आपने हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कुछ मान लीजिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट वीक है तो आपने कुछ ऐसा प्रॉपर तरीके से डेवलप कर दिया गवर्नमेंट ने जिससे सप्लाई मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गया, सप्लाई चेन स्ट्रांग हो गया, तो अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट टू द फार्मर्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका राइट है। फोर्थ देखेंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, तो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई के लिए अगर गवर्नमेंट पैसा माफ भी कर देती है तो अल्टीमेटली बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट नहीं होगा। फिफ्थ पढ़ेंगे वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम, इसको भी आप पढ़ेंगे तो लोन माफ करना इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। कि लोन बस माफ करने से ऐसा नहीं होता है कि कुछ आप एसेट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर वो लाइबिलिटी है, तो फिफ्थ भी नहीं होगा। सिक्स आप पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ या फिर सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, तो इसको पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्टेटमेंट राइट हो सकता है, ठीक है। रीजन बिंग की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अगर
गवर्नमेंट सेटअप करेगी तो उससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव होगा और बेटर तरीके से हम लोग फार्मर्स के लिए कुछ कर पाएंगे एक्चुअली में। तो अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आप देखेंगे कि इसमें कंप्यूटराइजेशन वाला राइट है 2, फिर सोशल कैपिटल डेवलपमेंट भी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होगा नहीं, एग्रीकल्चर लोन्स होगा नहीं, और 6 होगा, ठीक है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हम लोग डेवलप कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा C 2, 3 एंड 6। फिर एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बताना था कि इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेशियो कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है, देखिए बेसिकली एक फर्म का कितना कैपेसिटी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम से ही पता चल रहा है कि एक फर्म का क्या कैपेसिटी है, और बेटर तरीके से बताओ तो उस फर्म के पास कितना औकात है, ठीक है, कि वो अपने बेसिकली इंटरेस्ट को कवर कर सके। अगर एक कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा नेटवर्क है और बहुत ज़्यादा पैसा है तो नॉर्मल सा बात है, वो कंपनी ज़्यादा बोरिंग्स करेगा तो वो कंपनी जो बोरिंग्स किया है उसको बेटर तरीके से वापस चुका सकता है। अगर बैंक से उस कंपनी ने कुछ लोन लिया है तो अगर जब रिटर्न करने की बात आएगी उस कंपनी का अगर औकात अच्छा होगा, उस कंपनी के पास में उसका टर्नओवर नेटवर्क अगर अच्छा चल रहा है तो नॉर्मल सा बात है वो कंपनी ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा और ज़्यादा बेटर तरीके से लोन भी अपना चुका पाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा। पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। तो नॉर्मल सा बात है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से बैंक को ही पता चलता है कि हाँ इस कंपनी को लोन देना है कि नहीं देना है। बाद में ऐसा नहीं हो जाए कि बैंक लोन दे रही है और फिर वो कंपनी लॉस में चल जाए और बैंक का फिर वो एनपीए क्रिएट हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक का बढ़ जाए। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। बैंक वैसे इंसान को लोन भी नहीं देती है, ठीक है, कि पता चल जाए बैंक को यार अल्टीमेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा बैड डेप्ट आने वाला है, एनपीएस बढ़ने वाला है, तो वैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे आपको जनरल स्टेटमेंट लगेगा। इट हेल्प, दूसरा पूछ रहा है यूपीएससी कि इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। ये भी आप पढ़ेंगे तो आपको जनरल स्टेटमेंट, जनरल वाइब आएगा। मैंने आपको हर वीडियो में ये बताया कि आपको वाइब पहचानना है बेसिकली, कि कोई भी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में आपको कैसा वाइब आ रहा है, पॉजिटिव वाइब आ रहा है कि नेगेटिव वाइब आ रहा है। पहला दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको पॉजिटिव वाइब आएगा कि हाँ यार इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, ठीक है। दूसरा भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत जनरल सा वाइब आएगा कि ठीक है, इवैल्यूएट करने में इमर्जिंग रिस्क कि अगर फ्यूचर रिस्क कुछ है उसको भी जानने में हेल्प करता होगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो दूसरा भी है। थर्ड अगर आप पढ़ेंगे कि द हायर अ बोरिंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट, ठीक है। इसको पढ़ते ही आपको लगेगा कि गलत स्टेटमेंट है, रीजन बीइंग नॉर्मल सा बात है, अगर एक फर्म का मान लीजिए कंपनी है, अगर उसका हायर बोरिंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसका ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है ना, वो और बेटर तरीके से डेप्थ को अपना चुका पाएगा। अगर एक कंपनी है वो इंटरेस्ट कवरेज, अगर वो उसका औकात अच्छा है, अगर वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उस कंपनी का इतना अच्छा हैसियत है कि वो मुसीबत के टाइम पे या फिर कोई भी टाइम पे अगर कंपनी पे आ जाए फिर भी वो अपना लोन चुका पाता है, ठीक है। तो वैसे कंपनीज को बैंक लोन भी देना चाहेंगे और जितना अच्छा उसका बोरिंग कैपेसिटी होगा तो उतने बेटर तरीके से वो अपने लोन को सर्विस कर पाएगा। तो वही कह रहा है ये, तो ये वर्ड्स नहीं होगा, ये होगा कि द बेटर इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इज डेट। तो ये वर्ड्स की जगह पे यूपीएससी ने गेम खेला था बेसिकली, तो ये हायर नहीं है और यूपीएससी का आदत भी है। सेम स्टेटमेंट में अगर दो फैक्ट है ना तो मान करके चलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, नहीं भी आ रहा होता तो थर्ड स्टेटमेंट को आपको रॉन्ग कर देना चाहिए था, ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आपका राइट मिलता है। यूपीएससी का आदत है हायर को लोअर कर देना, पास्ट पेपर खोल करके देखिएगा, हाई को लो कर देना, लो को हाई कर देना, हमेशा से करते आ रहा है यूपीएससी। वर्ड्स को गुड, गुड को बेस्ट, मतलब जितना भी अपोजिट वर्ड्स है ना, ये मान करके चलिए, दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि कोई भी अपोजिट वर्ड है, ठीक है, तो वहां पे यूपीएससी कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे हायर की जगह लोअर हो सकता था, दूसरा यहाँ पे वर्ड्स की जगह पे अच्छा दिया होगा, यूपीएससी ने उसे उल्टा करके खराब कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर आप 3 एलिमिनेट करेंगे और ये दोनों बेसिक जनरल स्टेटमेंट लग रहे हैं तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मान लीजिए आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में कभी जिंदगी में पढ़ा भी नहीं था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, आपको बस इतना पता था कि हायर लोअर यूपीएससी का आदत है करने का, या फिर वर्ड्स को उल्टा कर देने का आदत है यूपीएससी का, तो ये क्वेश्चन आप राइट कर देते। ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए था एग्जाम में। फिर इसके बाद हम लोग 63 क्वेश्चन देखेंगे। यूपीएससी ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स या फिर पॉलिसीज वेयर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट, ठीक है। तो क्या क्या बेसिकली प्राइस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नॉर्मल सा बात है, अब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो ये क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट इंपैक्ट तो होता ही है उसका, ठीक है। गवर्नमेंट ट्रेडिंग, तो गवर्नमेंट ट्रेड करेगी, कुछ भी चीज करेगी तो नॉर्मल सा बात है, 0.00001% भी इम्पैक्ट पड़े पर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना इकोनॉमी के ऊपर में, या फिर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा अल्टीमेटली। यहाँ पे राइस का बात किया गया तो राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ भी
अगर चीज़ें होती है तो गवर्नमेंट ट्रेडिंग करेगा, नॉर्मल सा बातें होगा। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, तो गवर्नमेंट स्टॉक पाइल करके रख दिया, मान लीजिए गवर्नमेंट ने इकट्ठा करके कोल्ड स्टोरेज में बंद करके रख दिया, ठीक है, राइस वाइस को या फिर कोई भी अनाज को कुछ भी गवर्नमेंट ने करके रख दिया, तो अल्टीमेटली मार्केट में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही उसका, ठीक है, प्राइसेस महंगा हो गया, इकोनॉमी के ऊपर में कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो डिपेंड करते रहता है ये, ठीक है। चौथा, गवर्नमेंट सब्सिडीज, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट तो अपने जान में अच्छा कर रही है कि चलो सब्सिडी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है ना मार्केट के ऊपर में। तो वही चीजें तो पूछ रहा है कि क्या क्या चीजें हैं जो अफेक्ट करेगा प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट, तो ठीक है ऐसा भी कुछ करेगा, तो ऐसा एक चीज को आप इसमें एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ये चीज नहीं करेगा, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। एमएसपी, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज, चारों स्टेटमेंट पढ़ के आपको थोड़ा जनरल वाइब भी आएगा, तो उतना डरने की बात नहीं है। इसका आंसर 63 का डी आप मार्क कीजिएगा, आप राइट कर लेंगे। चौथा, यूपीएससी ने पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली, ठीक है, जैसे ही आप वर्ड देखिए कंसिस्टेंटली, सावधान हो जाइए, इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, कि मतलब इंडिया श्रीलंका का जो ट्रेडिंग का चल रहा है वो बोल रहा है कि लास्ट डिकेड, एक डिकेड मतलब लास्ट 10 साल से बोल रहा है कि लगातार कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। यार ऐसा एक महीना हुआ होगा, चलो ऐसा एक महीना भी नहीं हुआ हो, पर मान लीजिए ऐसा 4 दिन हुआ होगा जिस दिन कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं किया हो, डिक्रीज हुआ हो, ठीक है, तो जैसे भी पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, कंसिस्टेंटली कुछ इंक्रीज नहीं होता है, कंसिस्टेंटली कोई डिक्रीज नहीं होता है, कोई भी ग्राफ होता है तो ऐसे ऐसा नहीं है कि ऐसे मूव ऑन होते रहता है। आज शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं कुछ भी, तो शेयर ऐसे 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 करके ग्रो करेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, आप इंडेक्स फंड में लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं, कोई भी चीज में आप लगाएं, आपने कोई भी शेयर खरीदा है तो धीरे धीरे ऐसे 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 करके वो बढ़ते जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में बढ़ते गया, तो कंसिस्टेंटली कुछ नहीं होता है, हर चीज एक समय के हिसाब से एक मैनर में मूव करती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जैसे आप 1 हटाएंगे आपका 1 into A नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। अब आज आपके पास में बचा है 2, या तो आंसर 2 ओनली होगा या तो 3 ओनली होगा, तो हम लोग पढ़ लेंगे एक बार। यहाँ दिया टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, पढ़ेंगे जनरल स्टेटमेंट लगेगा, रीजन बीइंग, एक तो यहाँ पे दिया कि कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड, दो देश के बीच में टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स, ठीक है हो सकता है, दिया है ना कि एक इंपॉर्टेंट आइटम है, तो ठीक है बहुत सारा इंपॉर्टेंट आइटम होगा उसमें एक इंपॉर्टेंट आइटम है, बट मान लीजिए ऐसे, ये इन्फॉर्मेशन तो सबको पता रहता है, बांग्लादेश का ऐसे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, हमें लगता है कि जैसे ये सब कंट्रीज हैं हम उस नज़रिए से देखते हैं बांग्लादेश को, नेपाल को, कि उतना ग्रोथ नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म करे बांग्लादेश। आज देखा जाए तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो है बहुत बेटर तरीके से डेवलप्ड है वहाँ पे, ठीक है, इंडिया में उतने अच्छे लेवल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप देखेंगे, जो टेक्सटाइल्स हो गए, एपरल्स का बिजनेस हो गया, बहुत अच्छे लेवल पे है, प्लस वहाँ पे चीप लेबर भी, आपको चीप लेबर का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, सस्ते रेट पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो कहने का वही मतलब है, तो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, पता होना चाहिए। फिर पूछ रहा है यूपीएससी थर्ड स्टेटमेंट, ऐसे आपको 2 पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आंसर 2 ओनली है, फिर भी एक बार आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि लास्ट 5 ईयर्स में पूछ रहा है कि नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, तो रॉन्ग है, बांग्लादेश होना चाहिए था कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का साउथ एशिया में। ऐसे भी अगर आप कोई एक नॉर्मल करंट अफेयर्स पढ़े होंगे आप, या फिर अगर आपने नॉर्मल कोई भी मैगजीन पढ़ा होगा, बहुत जनरल था, मतलब 2020 में क्या, 2018, 19, 20, 20, 2021 हमेशा ये न्यूज़ में रहता है कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते रहे, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर 2 ओनली होगा, ये इजी क्वेश्चन था, रॉन्ग नहीं होना चाहिए था बेसिकली। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 64 क्वेश्चन, 64 हमने देख लिया, 65 देखेंगे। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20, तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, पहला वाला ऑप्शन होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था मैंने रॉन्ग किया था इसे, मैंने मार्क कर दिया था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, शायद ये मार्क किया था, याद नहीं आ रहा क्या मार्क किया था, बट एक्चुअली क्या हुआ था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो मैंने सब पढ़ा था, मैंने G4 कंट्रीज में पढ़ के गया था कि कौन कौन से उसमें आते हैं, G7 मैंने पढ़ा था, G8 पढ़ा था, ये G8 कंट्रीज होते हैं, बाद में तो फिर जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन कर लिया था तो फिर वो हटा करके फिर वो G7 बन गया। मैं SCO के ऊपर मैंने पढ़ा था, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, मैं हर एक कंट्रीज के बारे में पढ़ के गया था बस G20 मैंने छोड़ दिया, वो भी मैं पढ़ने वाला था, G20 ये सोच करके मैं छोड़ दिया कि यार 20 कंट्रीज हैं, अब यूपीएससी का इंटरेस्ट ये तो नहीं होगा कि बैठ करके 20 के 20 कंट्रीज के बारे में पूछ ले कि कौन मेंबर है कौन नहीं है, बट यूपीएससी वही बात है कि नाम ही है अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं,
तो इसीलिए कहने का मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन से ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है, तो एक भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप छोड़ कर मत जाइएगा, एकदम डीपली पढ़िएगा। यूपीएससी ने एआईबी के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक्स है आपके, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, कभी यूपीएससी ने एससीओ के बारे में डीपली नहीं पूछा है, बट एससीओ इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद आने वाले टाइम पे यूपीएससी पूछ ले। ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ब्रिक्स प्लस के बारे में आपको पता होना चाहिए, G7 G20 ये सब के बारे में पता होना चाहिए। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे आप डीपली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कंट्रीज देख लीजिएगा बेसिकली कि कौन से कंट्रीज आते हैं, कौन से कंट्रीज नहीं आते। तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में वीडियो डाल दिया है, वर्ल्ड बैंक, IMF, आपका WTO, ये सब, ताकि आप, और मैंने बहुत डीप वे में नोट्स बना करके भेजा है, ठीक है। मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से अपडेटेड वीडियो डाला है, तो अगर आपने अपने नोट्स को अपडेट नहीं किया तो उस वीडियो को देख करके अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। और अगर आपने उसे आप पहली बार पढ़ लें तो ठीक है, आपके लिए तो बेटर है। फिर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के ऊपर में, उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये गवर्नमेंट स्कीम में, विजन आइज के मैगजीन में भी कवर था ये चीज़। तो यूपीएससी ने पूछा था कि अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट बेसिकली फार्मर्स को दिया जाता है किस किस पर्पसेस के लिए। तो आप देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ठीक है यार, दिया जाता होगा वर्किंग कैपिटल के लिए, ऐसा आपको वाइब आएगा पढ़ने के बाद में। देखिए इसमें देखने की बात यहाँ पे ट्रिक अगर आप लगा रहे होते हैं तो आप देखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस होता है, मेरा सबसे पहले नजर इसी पे गया था, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, तो ठीक है, देता ही होगा, नॉर्मल सी बात है, देना भी चाहिए, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो फोर्थ ईयर सब में दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ बी में भी दिया है, सी में भी दिया और डी में भी दिया है, इसका मतलब ए आंसर नहीं होगा। अब बी सी डी में हम लोग देखेंगे कि कौन आंसर होगा। अब देखिए जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी दे रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि 100 क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, और उसका भी ठेका साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट ने लेकर के रखा है। इसका मतलब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा होता तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आता कि पांचों के पांचों तो आंसर कभी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो होगा ही होगा, और ये सोच करके मैं सबसे पहले डी को एलिमिनेट करता कि 1 2 3 4 5 तो कभी जिंदगी में आंसर हो ही नहीं सकता है। यहाँ से मैंने पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस को बोला कि हाँ ये आंसर है, और सारे के सारे स्टेटमेंट्स कभी आंसर नहीं होंगे। तो मेरे लिए तो 3 ऑप्शन बचा, ए बी और सी, मैं डी के ऊपर जा ही नहीं रहा हूँ। अब ये प्रोबेबिलिटी का गेम में बस 3 ऑप्शन में खेलूंगा, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस भी मैंने काटा यहाँ से, तो 4 भी गया, तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा, ठीक है। तो या अब मैं ये देखूंगा कि 1 to 5 आंसर है, या फिर मैं देखूंगा कि सॉरी अब फोर्थ मैंने डी को काटा मैंने यहाँ पे, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस आएगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो ए गया, तो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। तो अब मैं पढ़ूंगा 3 4 दोनों में, बी में भी 3 4 है, सी में भी 3 4 है। अब मैं देखता हूँ 1 to 5 में कि किसका राइट होने का प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। अगर मैं पढ़ूंगा 2, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा नहीं है कि बैठ करके हार्वेस्टर्स दें। हाँ ये हो सकता है, इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ते होंगे तो ये प्लान भी किया जा रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि मतलब बेसिकली आपने एक ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है, और भाड़े पे आप बेसिकली फार्मर्स को दे दे। तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि फार्मर्स के पास में भी इतना कैपिटल नहीं है कि बैठ करके वो हैप्पी सीडर मशीन खरीद रहे हो या फिर बैठ करके वो ट्रैक्टर्स खरीद रहे हो ताकि प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर कर सके। तो उतना कैपिटल फार्मर के पास में भी नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के पास में इतना कैपिटल है कि वो बैठ करके देते रहेगी फार्मर्स को कि जाकर के ट्रक्स खरीद दो या फिर ये मिनी ट्रक्स खरीद दो, हार्वेस्टर्स मशीन्स खरीद दो, तो नहीं होता है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है। तो 2 आप जैसे ही एलिमिनेट करेंगे आपको डायरेक्टली बी मिल जाएगा, इसका आंसर 1 3 एंड 4। तो इजी क्वेश्चन था, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, कहने का मतलब है, क्योंकि आप 2-3 ट्रिक भी आप इस क्वेश्चन में लगा ले रहे हैं फिर भी आपको आंसर कहीं ना कहीं मिल ही जा रहा है। तो 66 आपको पता होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन था। याद रखिएगा दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि, पर ये चीज ध्यान रखिएगा बैक ऑफ द माइंड में कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो जैसे नहीं भी पता था तो यहाँ पे हमने डी एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। तो ये आप 2-3 ट्रिक भी लगा सकते हैं क्वेश्चन में देखने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में। ऐसे भी इंडेक्सेस, सारे इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई पीपीआई, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी हो गया, आपका हाउसिंग प्राइस इंडेक्स हो गया। तो जितने भी इंडेक्सेस है, फिर डब्ल्यूएफपीआई वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, बैठ करके सारे इंडेक्सेस पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इंडेक्सेस के ऊपर वीडियो डाल दिया अपडेटेड मैनर में, तो उसे आप फॉलो कर लीजिएगा, अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। तो यूपीएससी ने पूछा था कि जो वेटेज है फूड का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इज हायर देन दैट इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो पहले आप पढ़ेंगे कि नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। रीजन बीइंग कि
सीपीआई में 6 ग्रुप ऑफ आइटम्स आते हैं, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान आता है, उसके बाद मतलब हाउसिंग हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर आता है, ऐसे करके 6 आइटम्स आते हैं। और बाकी जो है वो मिसलेनियस आता है, जिसका वेटेज 28.32% के आसपास है। जब मैं डब्ल्यू की बात करता हूँ तो डब्ल्यू में 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आता है, प्राइमरी आर्टिकल्स आता है और फ्यूल पावर वो आता है, ठीक है। तो वेटेज जो है वो सीपीआई का ज़्यादा होता है, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, तो कह रहा हूँ द वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये राइट है, हाँ राइट है, हाँ पहला स्टेटमेंट राइट है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, द डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सीपीआई में गुड सर्विसेज सब आती है, ठीक है, बट जब हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें सर्विसेज नहीं आता है। डब्ल्यूपीआई में बस गुड्स आती है, सर्विसेज नहीं आता है डब्ल्यूपीआई में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का बात किया जा रहा है उसमें, ठीक है। तो पहला सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको राइट लगेगा कि जो डब्ल्यूपीआई है डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, पर सीपीआई जो है वो करता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। एक और होता है पीपीआई, दैट इज द प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। तो उसमें क्या होता है, सर्विसेज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, डब्ल्यूपीआई में नहीं आता है, सीपीआई में आता है, पीपीआई में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसलिए डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई जब भी आप पढ़ रहे हो ना, डिफरेंस के फॉर्मेट में पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे कि थर्ड स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हैज नाउ अडेप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन द चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही रॉन्ग है तो सी गया, डी गया, तो इसका आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। अभी हमने पढ़ा कि पहला दो स्टेटमेंट राइट है ऊपर का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। रीजन बीइंग, ये नॉर्मली पता रहता है कि देखिए इन्फ्लेशन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होगा इन्फ्लेशन का कि +2 -2 4%, +2 -2 के उर्जित पटेल कमेटी ने कहा था कि उसी के ये जो ब्रैकेट है इसी के अंदर में हमें इन्फ्लेशन को कर्व करके रखना है। और जो आप देखेंगे जितने वेज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑफिसर्स बनने के बाद में आपको डीए मिलेगा, डी अर्निंग्स अलाउंस, ये सब, तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती है ना, इन्फ्लेशन हो गया, ये सब कुछ हम लोग सीपीआई के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और सीपीआई में भी सीपीआई सी, दैट इज द सीपीआई कंबाइंड, जब बात करते हैं हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सीपीआई को यूज करता है, ठीक है। बहुत पहले डब्ल्यूपीआई यूज किया जाता था, अब डब्ल्यूपीआई यूज नहीं किया जाता है, सीपीआई को यूज किया जाता है, क्योंकि सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों आ रहे हैं, तो एनी डे सीपीआई बेटर होगा। ऐसे अगर आप न्यूज व्यूज पढ़ते रहेंगे तो आपको पता होगा कि एक और टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग सबसे अच्छा मेजर ऑफ मानते हैं जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेसिकली इंडेक्सेस को, ठीक है। तो बट ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग इंडिया में यूज नहीं करते, बट पता होना चाहिए। तो आरबीआई जो है वो बेसिकली सीपीआई को यूज करता है एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन और डिसाइड करने के लिए चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। पहला और ए और बी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ए है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, टाइम ट्रैक कर लेता हूँ क्या चल रहा है अभी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कि कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है। पहला स्टेटमेंट दिया है मेकॉन्ग, तो ये पता होना चाहिए दोस्तों, ज्योग्राफी में आजकल ऐसे भी यूपीएससी थोड़ा अगर आप मैप वैप देख लेंगे तो बेटर रहेगा आपको। तो मेकॉन्ग जो है वो अंडमान सी में फ्लो नहीं करती है, इट फ्लोज इनटू द साउथ चाइना सी। और मेकॉन्ग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, तो अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स का आपने मैगजीन पढ़ा होगा तो आप पहला स्टेटमेंट एलिमिनेट कर लेते हैं। चारों में किसी के बारे में आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, आपको पहला स्टेटमेंट पता होगा कि मेकॉन्ग जो है वो अंडमान सी में तो नहीं बहती है, वो साउथ चाइना सी में बहती है। तो पहला जो है वो रॉन्ग है। जैसे ही पहला गया तो आप देखेंगे कि ए आंसर नहीं होगा, ना ही डी आंसर होगा, तो या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा। तो 3 दोनों में, इसका मतलब वोल्गा जो है वो कैस्पियन सी में। अगर आप देखेंगे थेम्स, तो थेम्स जो है वो आपका इरिस में नहीं होता है, थेम्स नॉर्थ सी में बहती है, तो पता होना चाहिए। तो पहला दूसरा जो है वो आपका रॉन्ग है। जैसे ही आप पहला दूसरा काटेंगे तो या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा, क्योंकि डी गया और ए गया, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। जाम्बेजी जो है वो इंडियन ओशन में बहती है, पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसमें और सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये चीज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये यूपीएससी का पास या पेपर में आप जाकर चेक कीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, चार चार स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, उसमें कभी जिंदगी में आंसर 1 ओनली नहीं होगा। आप थोड़ा एग्जामिनर के दिमाग से सोच करके देखिए जिसने पेपर सेट किया है। अगर 4 स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चन में दिए हैं उसमें कभी जिंदगी में आंसर 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, मतलब सिंगल स्टेटमेंट आंसर कभी नहीं होगा। अगर उसे सिंगल स्टेटमेंट के बारे में ही आपसे पूछना रहता ना तो वो अलग से क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछ लिया होता। अगर वो आपको 4 स्टेटमेंट दे रहा है, इसका मतलब मिनिमम 2 स्टेटमेंट तो
वो चाहता है कि उसमें राइट होगा पक्का, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 68, ठीक है, मेकॉन्ग, थेम्स, वोल्गा, जाम्बेजी, ये सब के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर को मान लीजिए आपसे बस एक चीज पूछना होता है कि मेकॉन्ग के बारे में जान लो। एग्जामिनर को आपको मेकॉन्ग के बारे में पूछता है तो वो पूछ लेता है कि मेकॉन्ग जो है वो कहाँ फ्लो करता है, 4 ऑप्शन दे दिया होता है कि इंडियन ओशन में फ्लो करता है, साउथ चाइना सी में फ्लो करता है, ये किस में फ्लो करता है। नॉर्मल सा बात है, एक से ज्यादा जानना चाहता होगा एग्जामिनर, इसलिए चार चार ऑप्शन फ्रेम करके दिया है। तो अगर मैं पेपर सॉल्व कर रहा रहता तो सबसे पहले मैं बी को हटाता, 3 ओनली, कि 3 ओनली तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिंगल 4 स्टेटमेंट्स दिए तो उसमें बस एक का राइट होने का प्रोबेबिलिटी सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं बी को हटाता, ठीक है। अब मेरे पास में ऑप्शन बचता है ए सी डी। अब मैं इस तीनों में देखता कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 4 स्टेटमेंट्स अगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें कभी भी आंसर 1 ओनली नहीं होगा। या फिर अभी और हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर हमने ऊपर में और कोई क्वेश्चन डील किया हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या है, कोई 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया हो। 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी हमने ऊपर में देखा था, मान लीजिए, ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे, आगे अगर कवर करते हैं तो इस ये वाला ट्रिक अगर आप लगाएंगे ना, 2-4 क्वेश्चन आपका ऐसे में हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो 6-7 नंबर आपका, अगर 2-3 क्वेश्चन भी राइट हो रहा है तो 6 नंबर आपका यहीं पे बढ़ गया, और आपको एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम भी नहीं होगा समझने में, क्योंकि आपका फिर ब्रेन उस हिसाब से काम करने लगेगा। तो कहने का वही मतलब है। फिर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि in the case of all cereals, pulses and oil seeds, the procurement at MSP is unlimited in any state या फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि एमएसपी में जो बेसिकली प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, वो अनलिमिटेड होता है कोई भी स्टेट में। तो अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता है ना, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अनलिमिटेड बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, अनलिमिटेड। आज बफर स्टॉक भी गवर्नमेंट मेंटेन करती है तो लिमिटेड बफर स्टॉक मेंटेन करती है। अभी मैंने आपको बताया था एमएसपी में भी कमोडिटीज आते हैं, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सारे के सारे कमोडिटीज के ऊपर में एमएसपी प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। याद रखिएगा, शुगर केन के ऊपर में जो एमएसपी प्रोवाइड नहीं होता है, शुगर केन के ऊपर में जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट या फिर जो बेनिफिट्स देती है उसे एफआरपी कहते हैं, ठीक है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ये पता होना चाहिए आपको। तो कहने का वही तात्पर्य ये है कि अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है। आज कुछ भी गवर्नमेंट करती है तो वो लिमिटेड ही करेगी, नॉर्मल सा बात है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, एक तो यहाँ पे देखिए ऑल दिया हुआ है, फिर यहाँ पे अनलिमिटेड दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एनी दिया हुआ है। मतलब एक ही स्टेटमेंट में एक बार दिया, दूसरा बार दिया, तीसरा बार दिया, पढ़ के लगेगा कि वाहियात स्टेटमेंट है, इसका रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी इसमें। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है कि बफर स्टॉक भी सरकार मेंटेन करती है तो लिमिटेड मेंटेन करती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन द केस ऑफ ऑल सीरियल, पल्सेस एंड ऑयल सीड, द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, ये गलत है, ठीक है, लिमिटेड होता है। दूसरा, इन द केस ऑफ सीरियल एंड पल्सेस, द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी एट ए लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। मतलब ये दूसरा वायर स्टेटमेंट है, मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। क्यों, ऐसा क्या है, मतलब मार्केट प्राइस ही नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, मार्केट प्राइस का यहां से एमएसपी को फिक्स कर देना कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों अलग चीजों के बारे में बात कर रहा है। इन द केस ऑफ सीरियल एंड पल्सेस, द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट, ठीक है, एट ए लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। तो मार्केट प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, आप बैठे नहीं है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, कोई इंसान बैठा हुआ नहीं है कि मार्केट को बैठ करके वो कंट्रोल कर रहा है। मार्केट प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये बात पता होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट है, विल नेवर राइज। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला पार्ट दूसरा पार्ट जब वीडियो बना रहा था उसी टाइम मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव स्टेटमेंट जो होता है उसका रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी 99% चांसेस है कि यूपीएससी उससे गलत देगा ही देगा, ये मान करके चलना है आपको। तो मार्केट प्राइस विल नेवर राइज एक, प्लस यहाँ पे दिया है इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, नीदर वन नॉट टू, नीदर वन नॉट टू, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यूपीएससी ने पूछा था आपका कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि कॉमर्शियल पेपर जो है वो एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, ऐसे भी यूपीएससी का आदत है जो मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जैसे कॉमर्शियल पेपर हो गया, सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, हर साल एक क्वेश्चन आने लग गया आजकल। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल दिया है, उससे आप देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगली बार। तो ये जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे कॉमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो,
ट्रेजरी बिल हो, कॉल मनी हो, ये चारों के चारों शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 365 दिन के अंदर, ठीक है, इशू किए जाते हैं। और बेसिकली इशू किए जाते हैं आपका फेस वैल्यू पे, और मतलब ये क्या कहते हैं, इशू किए जाते हैं हायर रेट पे, मतलब फेस वैल्यू पे, और रिडीम कर लिए जाते हैं हायर रेट पे, ऐसे कुछ होता है। तो चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये जो कॉमर्शियल पेपर है वो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, राइट है, ठीक है, अनसिक्योर्ड होता है कॉमर्शियल पेपर। ट्रेजरी बिल जो है वो सिक्योर होता है, इसीलिए उसे हम लोग गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बैकिंग है उसके ऊपर, आरबीआई बैक करता है उसे। आरबीआई बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं चुका पाए तो हम तो हैं ही, ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो वो सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, देखिए यहाँ पे लॉन्ग दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया यूपीएससी का आदत है अपोजिट वर्ड के साथ खेलने का, तो हायर लोअर हुआ, हाई लो, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट। तो ये यूपीएससी करते आ रहा है। अपोजिट वर्ड में जैसे भी आपको कोई वर्ड दिखे जहां पे अपोजिट हो, तुरंत आपका मतलब माइंड अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ यूपीएससी यहाँ पे रॉन्ग दिया है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉर्पोरेशन, ठीक है। और ऐसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को बेसिकली जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बेसिकली इशू करते हैं, ठीक है। तो आरबीआई नहीं इशू करते, बात ध्यान रखिएगा, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। बट फिर भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सेफ है, रीजन बीइंग क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर जाता तो और अच्छी बात है, सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है ट्रेजरी बिल जैसा। फिर कॉल मनी आप पढ़ेंगे, वो एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, यूज फॉर इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन। तो ये राइट है, क्योंकि बैंक को अचानक से पैसा का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए कॉल मनी का पीरियड देखेंगे कि एक दिन का होता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए। तो बेसिकली कॉल मनी दिया जाता है जब बैंक्स को अपना सीआरआर मेंटेन करना होता है, तो उस टाइम पे कॉल मनी का काम किया जाता है, तो पता होना चाहिए। और थर्ड राइट है, वन राइट है। तो जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा आपका कि 1 and 3। टू जैसे ही हमें पता है कि टू गलत है, तो टू जैसे ही कटा वैसे ए गया और डी गया, तो इसका आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। तो इसका आंसर 1 and 3 हो जाएगा। देखिए अभी जो ऊपर वाला वीडियो मैंने आपको ट्रिक बताया ना, वो सेम ट्रिक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि 4 स्टेटमेंट जहां पे भी आता है वहां पे वन ओनली कभी आंसर नहीं होगा, मतलब सिंगल वर्ड कभी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किसे काटता, मैं फोर ओनली को काटता, कि मुझे पता है कि फोर ओनली तो कभी आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर को अगर यही एक क्वेश्चन पूछना रहता, कॉल मनी के बारे में पूछना रहता, तो अलग से स्टेटमेंट फ्रेम करके पूछ लिया होता। 4 स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब जरूरी उसे एक चीज पूछना ही नहीं, उसे 2-3 चीजों के बारे में पूछना है, तो इसका मतलब 2-3 ऑप्शंस राइट होंगे। समझ में आया आपको कहने का मतलब। तो 4 स्टेटमेंट कभी भी दिया है तो आंसर कभी वन ओनली नहीं होने वाला है, बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं बी से बी को हटाता, तो आंसर या तो ए होता, या तो सी होता, या तो डी होता। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज 70 तक ही रखते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो बना के फायदा नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे आने वाले पार्ट्स में इसे कवर करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है।